Dear students, Namaste, Sat Sri Akal. Myself Vijay Kumar, lecturer Economics, Government Girls Senior Secondary School Lehra Gaga, District Sangrur, पंजाब। तो बेटा इकनॉमिक्स का विषय बहुत ही रोचक, बहुत ही आम ज्ञान वाला, जिंदगी दे विच काम आउण वाला विषय है। सोशल साइंस के विषय संसार दे विच जिन्ने भी प्रचलित ने उन्हां विचों केवल इकनॉमिक्स के उपर ही नोबल प्राइज़ मिलता है। नोबल प्राइज़ जो कि दुनिया का सारे नालों वड्डा प्रैसटीजियस नाम है, वो इकनॉमिक्स के उपर ही मिलता है, जो कि इकनॉमिक्स की महत्ता नूं प्रगट करता है। तो जिहड़े विद्यार्थियों ने इकनॉमिक्स विषय लिया हुआ है उन्होंने मैं बहुत ही बधाई दिंदा हाँ, मुबारकबाद दिंदा हाँ। तो होर जिहड़े विद्यार्थी इस वीडियो नूं सुन रहे ने तो मैं उन्होंने मोटिवेट करांगा कि अपने +1 +2 दे विच वध तो वध विद्यार्थी इकनॉमिक्स का विषय चुन, क्योंकि अज का जमा इकोनॉमी का आर्थिकता का समा है। तो इकनॉमिक्स सानूं दसदी है कि आपां अपनी आर्थिकता नूं किवें हैंडल करना है। अज उही घर, उही सूबा, उही देश कामयाब है जित्थों की इकोनॉमी वधिया ढंग दे नाल हैंडल की हुई है। तो अज आपां +2 इकनॉमिक्स विषय शुरू करते हुए माइक्रो इकनॉमिक्स बारे गल करांगे। तो +2 इकनॉमिक्स दे विच जिहड़ी माइक्रो इकनॉमिक्स है वो पेपर दे विच 33 नंबर दी आउणी है। तो वो 33 नंबरां दी वंड किवें कीती गई है पहलां आपां उस बारे गलबात करते हाँ। तो जो फस्ट क्वेश्चन है, फस्ट प्रश्न है, वो MCQ वाला प्रश्न होगा। उहदे 9 पार्ट होणगे, हर एक पार्ट 1 नंबर का होगा। तो इस तरह फस्ट क्वेश्चन 9 अंकों का होगा। उस तो बाद 2 प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 तो प्रश्न नंबर 3 2-2 अंक के होणगे। प्रश्न नंबर 4 जिहदे विच इंटरनल चॉइस होगी 4 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 5 इहदे विच भी इंटरनल चॉइस होगी, ये भी 4 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 6 जो कि नैशनल इनकम अकाउंटिंग दे विचों होगा, राष्ट्रीय आमदन लेखे दे विचों, भाव राष्ट्रीय आमदन का हिसाब किवें लगाउणा है, आमदन विधि राहीं, खर्च विधि राहीं अते उत्पाद विधि राहीं, ये न्यूमेरिकल होगा। इहदे विच भी इंटरनल चॉइस होगी, ये भी 6 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 7 थ्योरी का होगा, ये भी इंटरनल चॉइस होगी, ये भी 6 नंबर का होगा। इस तरह कुल मिला के मैक्रो इकनॉमिक्स के विचों 33 अंक का पेपर है जिहड़ा आउणा है। ये 33 अंक की वंड बारे मैं तुहानूं मुढ़ली जानकारी दी है भी किस तरह पेपर माइक्रो इकनॉमिक्स के विचों आउणा है। तो हुण आपां माइक्रो इकनॉमिक्स की गल करांगे। सब तो पहलां नार्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फिशर ने अर्थशास्त्र के अध्ययन नूं 2 भागां दे विच वंडिया। वन इज़ माइक्रो MICRO, सैकेंड इज़ मैक्रो MACRO। जो माइक्रो अर्थशास्त्र है ये आपां +1 दे विच स्टडी किया है। इसनूं व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी आख सकते हाँ। थोड़ी जी जानकारी ये बारे आपां लवांगे। जो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र है एक व्यक्ति, एक फर्म या एक उद्योग के अध्ययन की गल करता है। इसनूं कीमत निर्धारण थ्योरी भी कह देंदे ने। ये दसदा है कि वस्तुओं दीयां कीमतां जां उत्पादन के साधनां दीयां कीमतां किवें निर्धारण हुंदियां ने। इस करके इसनूं कीमत निर्धारण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अपना संबंध मैक्रो अर्थशास्त्र नाल है। जो मैक्रो वर्ड है ये यूनानी भाषा के शब्द मैक्रोज तो बनया है, MAKROS, जिसका अर्थ है वड्डा। इस तरह माइक्रो अर्थशास्त्र वड्डे पद्धर ते
ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਸ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਰੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਕਰੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੇਨਜੀਅਨ ਥਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ.ਬੀ. ਸੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ, A.C. ਪਿਗੂ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਆਦਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੇਜ਼ੀਜ਼ ਫੇਅਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ.ਬੀ. ਸੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ अर्थ है पूर्ति तो मतलब उत्पादन, भी पैदा कीतियां गईयां वस्तुआं दी मंग अपने आप हो जाती है, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन करने लई 4 उत्पादन के साधन मजदूर, उद्यमी, भूमिपति ਅਤੇ पूंजीपति लगाने पैंदे ਹਨ। इन्हां चारे उत्पादन के साधनों ਨੂੰ उत्पादन क्रिया ਵਿੱਚ योगदान देने के बदले रिवार्ड भाव एवजाना मिलता है। मजदूर ਨੂੰ मजदूरी मिलती है, पूंजीपति ਨੂੰ ਵਿਆਜ, भूमिपति ਨੂੰ किराया, उद्यमी ਨੂੰ लाभ। चारों लवे आमदन आऊगी, ये वस्तुओं की मंग करनगे। इस तरह अंत विच बणियां होईयां वस्तुआं विक जाणगियां, पूर्ति अपनी मंग आप पैदा कर लवेगी तो लंबे समय दे विच ओवर प्रोडक्शन या बेरोज़गारी नहीं होगी, पूर्ण रोज़गार संतुलन सधारण स्थिति होगी। दूजे पासे केन्जी विचारधारा जो कि वध व्यवहारिक है, केन्ज जो कि इंग्लैंड का अर्थशास्त्री सी, जिसने 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ अमरीका ਵਿੱਚ आए हुए मंदवाड़े का अध्ययन किया ਅਤੇ अपनी थ्योरी 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरस्ट एंड मनी विच पेश की। उसने कहा कि पूंजीबद्ध अर्थव्यवस्था की सधारण स्थिति अल्प रोज़गार संतुलन है। अल्प रोज़गार संतुलन है भाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दे विच बेरोज़गारी हुंदे होए संतुलन स्थापित हो जाता है। केन्ज के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दे विच मंग की कमी के कारण मंदवाड़ा आ जाता है। उस मंदवाड़े नूं खत्म करने लई सरकार की आर्थिक क्रियावां दे विच इंटरफीरेंस भाव दखलअंदाजी जरूरी है। जो मंदवाड़ा आउंदा है तो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट करन दे नाल केन्ज आखदा है कि गुणक प्रभाव पैंदा है, राष्ट्रीय आमदन कई गुणा वध जाती है, मंग वधन लग जाती है तो मंदवाड़ा दूर होना शुरू हो जाता है। केन्ज अनुसार संतुलन अते पूर्ण रोज़गार दोवें ही वख-वख स्थितियां हैं। केन्ज आखदा है संतुलन 3 स्थितियां विच हो सकता है, अल्प रोज़गार विच, पूर्ण रोज़गार विच, अति रोज़गार विच। जदों कि क्लासिकल अर्थशास्त्री ये आखदे सी संतुलन पूर्ण रोज़गार विच ही होऊगा। तो केन्ज अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सधारण स्थिति अल्प रोज़गार संतुलन है। तो केन्ज की थ्योरी नूं ज़्यादा व्यवहारिक मन्निया जाता है। नैक्सट टॉपिक है समूहिक अर्थशास्त्र का खेतर। भी समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन की अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 राष्ट्रीय आमदन ਅਤੇ रोज़गार, तो समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन अध्ययन किया जाता है कि राष्ट्रीय आमदन की है, रोज़गार का पद्धर की है। राष्ट्रीय आमदन के एग्रीगेट तत्व ने कुल मंग, कुल पूर्ति, बचत, निवेश आदि की हैं। इन्हां दा अध्ययन समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन किया जाता है। दूसरा है स्थिरता।
स्टेबिलिटी, स्थिरता दो प्रकार की होंदी है, एक अंदरूनी, एक बाहरी। अंदरूनी स्थिरता का अर्थ है देश के अंदर कीमतां ना वधनियां ना ज़्यादा घटनियां, क्योंकि ज़्यादा वध ते ज़्यादा घट रही कीमतां देश लिए हानिकारक होंदियां ने। बाहरी स्थिरता का अर्थ है देश की करंसी का मुल दूसरी देशों की करंसी के मुकाबले स्थिर रहना चाहिए, ना ज़्यादा मुल वधना चाहिए ना ज़्यादा मुल घटना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जो समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन अध्ययन किया जाऊगा वो है गरीबी, पॉवर्टी। तो समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन आप अध्ययन करांगे कि गरीबी की है, गरीबी किन्ने प्रकार की है, गरीबी के किहड़े-किहड़े कारण ने, गरीबी नूं किवें दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक वित्त। तो समूहिक अर्थशास्त्र दे विच आपां अध्ययन करांगे कि सार्वजनिक वित्त की हुंदा है, भाव सरकार की आमदन अते खर्च दियां किहड़ियां-किहड़ियां मदां ने, सरकार पैसा किहड़ियां-किहड़ियां मदां तो इकट्ठा करती है अते किहड़ियां-किहड़ियां मदां ते खर्च करती है, उसनूं सार्वजनिक वित्त आखदे हैं। अगला पॉइंट है जो समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन अध्ययन किया जाऊगा मुद्रा का सिद्धांत। इस पॉइंट के अंदर आप अध्ययन करांगे कि मुद्रा की है, मुद्रा के किहड़े-किहड़े काम ने, मुद्रा के मुढ़ले काम, गौण काम, अचनचेती काम, मुद्रा की पूर्ति की है, मुद्रा की आदर्श पूर्ति की होंदी है, आदि गल्लां दा अध्ययन इस पॉइंट के तहत किया जाता है। अगला पॉइंट है विकास, डेवलपमेंट। तो समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन विकास बारे भी अध्ययन किया जाता है कि विकास की है, विकास किवें हुंदा है, विकास लिए निवेश की स्ट्रैटजी किवें अपनाई जाए, विकास के वक्-वक् मॉडल ने जिस तरह कि हैरड उमर मॉडल है, श्रीमती जॉन रॉबिनसन का मॉडल है, शम्पीटर का मॉडल है, आदि सारियां विकास दीयां थ्योरियां समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन अध्ययन किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनैशनल ट्रेड। तो समूहिक अर्थशास्त्र के अधीन अध्ययन किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हुंदा है, ये क्यों जन्म लैंदा है, इस तो किसी देश नूं की लाभ प्राप्त होंदे हन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो की हानियां ने, आदि सारियां गल्लां दा अध्ययन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अधीन किया जाता है। तो अगला टॉपिक है समूहिक अर्थशास्त्र की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स। तो समूहिक अर्थशास्त्र की महत्ता किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दे विच है। नंबर 1 अर्थव्यवस्था का ज्ञान। समूहिक अर्थशास्त्र तो सानू समुची अर्थव्यवस्था के ज्ञान बारे जानकारी मिलती है भी अर्थव्यवस्था विच किहड़े-किहड़े खेत्र ने, जिस तरह के परिवार खेत्र, उत्पादन खेत्र, पूंजीगत खेत्र, सरकार खेत्र, बाकी विश्व खेत्र। ये खेत्र किवें एक दूजे उपर निर्भर ने, किस अर्थव्यवस्था की बचत किन्नी है, उपभोग किन्ना है, निवेश किन्ना है, ये सारियां गल्लां अर्थव्यवस्था नूं जानन दे विच सहाई हुंदियां ने। तो समूहिक अर्थशास्त्र की अगली महत्ता है राष्ट्रीय आमदन का अध्ययन। तो समूहिक अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आमदन के अध्ययन में भी सहायता करती है, क्योंकि इस तो पता लगता है कि राष्ट्रीय आमदन की है, इसनूं कैलकुलेट करन दियां किहड़ियां-किहड़ियां विधियां ने, जिस तरह के उत्पादन विधि या मुल वाधा विधि, आमदन विधि, खर्च विधि। राष्ट्रीय आमदन की गणना करने वेले किहड़ियां गल्लां नूं ध्यान विच रखना है, किहड़ियां मद्दां नूं राष्ट्रीय आमदन विच शामिल करना है, किहड़ियां मद्दां नूं राष्ट्रीय आमदन की गणना विच शामिल नहीं करना, ये भी समूहिक अर्थशास्त्र की महत्ता नूं प्रगट करता है।
अगला पॉइंट है आर्थिक नीतियां का निर्माण। तो समूहिक अर्थशास्त्र की महत्ता आर्थिक नीतियां के निर्माण में भी है, क्योंकि समूहिक अर्थशास्त्र तो ही सानू पता लगता है कि देश के लोगों के कल्याण लई किहड़ियां-किहड़ियां आर्थिक नीतियां अपनाईयां जाण। जिवें देश विच मंदवाड़ा है, मंदवाड़े नूं खत्म करन लई देश की सरकार सस्ती मौद्रिक नीति अपनाऊगी, देश की सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी राहीं वध खर्च करूगी, लोगों ते घट टैक्स लगाऊगी। इस तो इलावा जेकर खेतीबाड़ी का विकास घट है तो देश की सरकार खेतीबाड़ी के विकास लिए नीति बनाऊगी। जेकर साडा विदेशी व्यापार घट है तो देश की सरकार विदेशी व्यापार नूं वधाउण लई नीति बनाऊगी। भाव समूहिक अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियां के निर्माण में भी महत्ता रखता है। तो अगला पॉइंट है कीमत पद्धर का ज्ञान। समूहिक अर्थशास्त्र तो सानू देश में जनरल कीमत पद्धर बारे ज्ञान मिलता है कि देश में सधारण कीमत पद्धर की है, कि सधारण कीमत पद्धर वध रहा है कि घट रहा है। जे सधारण कीमत पद्धर वध रहा है तो इसनूं किवें कंट्रोल करना है ताकि देश दे विच वध रहीआं कीमतां दा देश के लोगों उपर माड़ा प्रभाव ना पवे। तो समूहिक अर्थशास्त्र का महत्व कीमत पद्धर का ज्ञान कराउण विच भी है। अगला पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन की हुंदा है? एक देश का बाकी विश्व दे नाल आर्थिक सौदियां दे लैन देन का लड़ीवार रिकॉर्ड रखना। तो समूहिक अर्थशास्त्र भुगतान संतुलन का ज्ञान कराउण विच भी महत्व है। इस तो पता लगता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की है, इहदे किहड़े-किहड़े अंग ने। जेकर बैलेंस ऑफ पेमेंट साडे एडवर्स है तो इसनूं आपां अपने पक्ष विच करन लई किस तरह की नीति बना सकते हाँ, ये सारियां गल्लां बारे जानकारी देण विच समूहिक अर्थशास्त्र की महत्ता है। लास्ट पॉइंट है विकास, डिवेलपमेंट। समूहिक अर्थशास्त्र की महत्ता देश के विकास के पक्षों भी है, क्योंकि समूहिक अर्थशास्त्र दसदी है कि देश का विकास किवें कीता जावे। देश के विकास करने लई निवेश की रणनीति की होवे, एग्रीकल्चर सैक्टर में कितना निवेश किया जाए, इंडस्ट्री में कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना, हैल्थ सेवावां ते कितना, एजुकेशन सैक्टर उपर कितना, ताकि देश का सरपक्षी विकास होवे। तो विकास पक्ष तो भी समूहिक अर्थशास्त्र की महत्ता है। अगला टॉपिक है समूहिक अर्थशास्त्र दीआं सीमावां। लिमिटेशनस ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। तो समूहिक अर्थशास्त्र की पहली लिमिटेशन है समष्टि विरोधाभास मैक्रो पैराडॉक्स। मतलब जिहड़ी गल एक व्यक्ति या एक फर्म लई ठीक है, हो सकता है वो समुचे देश लई ठीक ना होवे। समुचे देश लई उस गल की बहुतात देश लई हानिकारक हो सकती है। जिवें कि जेकर एक व्यक्ति बचत करता है तो वो अमीर बन जाएगा। जेकर देश के सारे लोग ही ज़्यादा बचत करन लग जान तो देश में कुल मंग घट जाऊगी, कुल मंग घटन नाल मंदवाड़ा आ जाऊगा तो देश की इकोनॉमी थल्ले चली जाऊगी, भाव देश गरीब हो जाऊगा। तो इसनूं मैक्रो पैराडॉक्स कहते हैं भी बचत का बहुतात होना देश लई बुरी गल है, इहदे नाल देश में मंदवाड़ा आऊगा। दूसरी इहदी लिमिटेशन है आवहारिक मानतावां। इहदियां कुछ अजम्पशनस अनरियलिस्टिक ने, अव्यवहारिक ने। जिस तरह के समूहिक अर्थशास्त्र में मन्निया जाता है कि सीमांत भोग प्रवृत्ति या अभोग प्रवृत्ति स्थिर रहिंदी है, पूंजी उत्पादन अनुपात स्थिर रहिंदा है, परंतु इह समय दे नाल इन्हां सारियां गल्लां दे विच तब्दीली आउंदी रहिंदी है। समाज की अभोग प्रवृत्ति वधदी घटदी रहिंदी है, पूंजी उत्पादन अनुपात वधदा घटदा रहिंदा है। अगली इहदी लिमिटेशन है नंबर 3 माप विच कठिनाई। तो समूहिक अर्थशास्त्र में जिहड़े
ਐਗਰੀਗੇਟ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਬਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਆਪੋਜਿਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਸਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਭਾਵ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਚਰ ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਸੰਤੁਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਸੰਤੁਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਤੁਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੰਤੁਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਲਫਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਵਾਲਰਜ਼ ਹਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਲਰਜ਼। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
वो आखदा है कि एक्स वस्तु की कीमत उपर होर दूजियां वस्तुआं की कीमत अते मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पैंदा। इस तरह होर दूजियां वस्तुआं की कीमत उपर एक्स वस्तु की कीमत अते मात्रा का प्रभाव नहीं पैंदा। भाव मार्शल वस्तुआं नूं सुतंत्र मनदा है ते वस्तुआं दे विच अंतर संबंधां नूं नहीं मनदा। अंशक संतुलन की थ्योरी अर्थ व्यवस्था के एक पक्ष विच संतुलन की गल करती है। दूसरे पासे जनरल संतुलन जो कि वालर्स ने दिता, ये समुची अर्थ व्यवस्था के संतुलन की गल करता है। ये सारियां वस्तुआं अते उत्पादन दी सारे साधनां दीयां कीमतां नूं नालों नाल निर्धारित करता है। ये वख-वख वस्तुआं विच अंतर संबंधां अते निर्भरता नूं इंटर रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी नूं मनदा है। भाव एक्स वस्तु की कीमत दूसरियां वस्तुओं के संदर्भ विच ही निर्धारित की जा सकती है, जहाँ एक्स वस्तु की कीमत उपर दूसरियां वस्तुओं की कीमत अते मात्रा का प्रभाव पैंदा है। इसी तरह दूसरियां वस्तुओं दी कीमतां के निर्धारण उपर एक्स वस्तु की कीमत अते उसकी मात्रा का प्रभाव पैंदा है। भाव एक्स वस्तु की कीमत होरनां वस्तुओं दी कीमतां अते उत्पादन के साधनां दी कीमतां का फलन है। प्राइस ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई जेड कॉमोडिटीज़ एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर। एक्स वस्तु की कीमत दूसरियां वस्तुओं दी कीमतां का फलन है ते नाल दी नाल उत्पादन के साधनां दी कीमतां का फलन है। भाव जनरल संतुलन की थ्योरी वख-वख वस्तुओं के विचकार अंतर निर्भरता अते अंतर संबंधां नूं मन के चलती है। यह समुची इकोनॉमी के संतुलन की गल करती है। तो अपना अगला टॉपिक है व्यक्तिगत ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। पहला अध्ययन का आधार बेसिस ऑफ स्टडी। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र एक व्यक्ति ਜਾਂ एक फर्म ਜਾਂ एक उद्योग के अध्ययन की गल करता है। ये दसदा है कि साधना की वंड किमें होवे। जे एक व्यक्ति अभोगी है उसनूं वध तो वध संतुष्टि मिले, जे एक व्यक्ति उत्पादक है उसके लाभ वध तो वध होण। दूसरे पासे समूहिक अर्थशास्त्र समुची अर्थव्यवस्था के कार्य करन बारे दसदा है। इस तो पता लगता है कि लोगों का कल्याण वध तो वध करन लई साधना का पूर्ण उपयोग किमें होवे। दूसरा अंतर है समूहकता की मात्रा। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में समूहकता की मात्रा बड़ी छोटे पद्धर की है। जो आप मंग की गल करांगे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में एक वस्तु की मंग वधों तो वध एक उद्योग की मंग, जिमें कपड़े की मंग की गल चल रही है तो आप
कपड़ा इंडस्ट्री की कुल मंग ही कड्डांगे, समुची इकोनॉमी की मंग नहीं पता करांगे। दूसरे पासे समूहिक अर्थशास्त्र दे विच डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत वड्डी मात्रा की है। जो आप मंग की गल करते हैं समूहिक अर्थशास्त्र दे विच तां देश दे विच सारे प्रकार दीयां वस्तुआं अते सेवावां की कुल मंग पता की जाती है। भाव डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देश पद्धर दा हुंदा है। तीसरा डिफरेंस है भिन्न भिन्न मानतावां। व्यक्तिगत ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ व्यक्तिगत ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र मुख्य तौर पर वस्तु की कीमत निर्धारण ਜਾਂ उत्पादन के साधन की कीमत निर्धारण की समस्या नाल संबंधित है। भी एक वस्तु की कीमत किवें निर्धारण होंदी है ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ उत्पादन के चारे साधन ने जिवें मजदूर है मजदूरी किवें निर्धारित होंदी है, पूंजीपति है ਵਿਆਜ किवें निर्धारित होंदा है, भूमिपति है लगान किवें निर्धारित होंदा है, उद्यमी है ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ दोवां विच डिफरेंस है व्यक्तिगत समूहिक विरोधभास। व्यक्तिगत समूहिक विरोधभास मैक्रो पैराडॉक्स। व्यक्तिगत पद्धर ते जो तत्थ तर्कपूर्ण हुंदे हन वो समूहिक पद्धर ते ਤਰਕਹੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਮੰਦਵਾੜ ਆ ਜੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਹੀਨ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ। ਸਟੈਟਿਕ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ। जो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र है उन्होंने गतिहीन मन्निया जाता है। गतिहीन का मतलब जो आप फैशन रीति रिवाज आदि को स्थिर मान लीए तो वह थ्योरी गतिहीन हो जाती है। इस तो इलावा व्यक्तिगत अर्थशास्त्र संतुलन के एक पद्धर की गल करता है। ये नहीं दसदा भी इकोनॉमी संतुलन के एक पद्धर विचों निकल के दूसरे पद्धर दे विच किवें जाती है, भी उहदा प्रोसैस की होऊगा, इस गल की व्याख्या नहीं करता। इस करके इसनूं गतिहीन विश्लेषण मन्निया जाता है। ਜਦੋਂ कि ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗੁਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 600 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਇਹ 600 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 600 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਵਰਤਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਵਰਤਾ। व्यक्तिगत ते समूहिक अर्थशास्त्र एक दूजे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूजे के पूरक ने, कंपलीमेंटरी ने। जिहड़ा काम एक अर्थशास्त्र तो नहीं हुंदा वो काम दूसरा अर्थशास्त्र पूरा कर देता है। जिस तरह कपड़े नूं कट्टण लई कैंची के दोवें ब्लेडां की जरूरत है, इसी तरह
ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਔਨ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮੂਹਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੇਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ।